गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू रीजनल आईएएस। देखिए, हमने कल वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू प्लेटो के बारे में, जो एक बेस होता है उसके बारे में वो वीडियो बनाया था। तो वो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा, पसंद किया। तो उसके बाद मैंने जैसे कल अनाउंस किया था उसी वीडियो में कि आने वाले वीडियो में हम प्लेटोस की जो थ्योरी हैं उनकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्लेटो का एक बेस बन गया है। अब प्लेटो की थ्योरी बड़े अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिए, आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज़। जो प्लेटो का ज्ञान का सिद्धांत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ आपको पीछे का, कि प्लेटो चाहता क्या था, मकसद क्या था प्लेटो का। तो देखिए, पर्पस क्या था प्लेटो का, कि प्लेटो एथेंस का रहने वाला था। एथेंस राज्य का 2 राज्य हुआ करते थे वहाँ पे, एथेंस और स्पार्टा। तो प्लेटो जो है एथेंस का रहने वाला था और एथेंस को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। समझ रहे ना, राज्य को बहुत प्यार करता था वो। लेकिन एथेंस जो है स्पार्टा के द्वारा डिफीट कर दिया गया। मतलब एथेंस और स्पार्टा के बीच में पीपी वार हुआ, हमने कल डिस्कस किया था। तो वो उस युद्ध में एथेंस हार गया, स्पार्टा जीत गया। ठीक है, इससे प्लेटो को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि एथेंस ने हार के साथ अपनी ग्लोरी भी खो दी थी, रेस्पेक्ट भी खो दी थी एथेंस राज्य ने। अब एथेंस को जो है प्लेटो चाहता था कि मुझे अपने राज्य एथेंस की ग्लोरी, रेस्पेक्ट वापस लानी है और मुझे फिर से इस राज्य को एक आइडियल स्टेट बनाना है, आदर्शवादी राज्य बनाना है। ठीक है, तो एथेंस क्यों हारा इसी का पता लगाने में वो लग गया था शुरू से, और वो एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहता था। ये तो प्लेटो का मकसद था। अब आइडियल स्टेट बनाने के लिए जो उसने थ्योरी दी सबसे पहले, वो थी आइडिया टू मेक एथेंस स्टेट आइडियल। एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने के लिए उसने थ्योरी ऑफ आइडिया दी। तो ये हमारा था रिव्यू कल का, कि प्लेटो का मकसद क्या था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो है प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया क्या कहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे मैंने ये एक स्लाइड शामिल की है आपके लिए, जिसमें प्लेटो की जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। तो ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, पीजीटी का एग्जाम होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहली जो बुक है जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है द रिपब्लिक, प्लेटो की। 380 बीसी में आई थी ये। और दूसरी बुक है स्टेट्समैन, और तीसरी है द लॉज, और चौथी है मैनो, और 5वीं है द सिंपोजियम, और 6वीं है फेडो, और 7वीं है सोक्रेटिक डायलॉग, और 8वीं है एपोलॉजी, और 9वीं है टाइमोस, और 10वीं है गॉर्गियास। तो ये बुक के नाम आप याद रखिएगा। इसमें जो शुरू की 3 हैं, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज। तो देखिए, कंटेस्ट क्या है थ्योरी का। कंटेस्ट हमने जैसे कि कहा, प्लेटो का मकसद क्या है, एथेंस को जो है आइडियल स्टेट बनाना है, द्वारा से आदर्शवादी राज्य बनाना है, क्योंकि उसने अपनी ग्लोरी खो दी है, रेस्पेक्ट खो दी है, हार गया है वो। ठीक है, तो प्लेटो वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। इन ऑर्डर टू मेक एथेंस आइडियल स्टेट वी शुड हैव एन आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। और किसी भी राज्य को एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए, उस राज्य को आइडियल स्टेट बनाने के लिए उसका एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि कैसे बनाया जाए। तो आइडिया कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द यूज ऑफ रीजन। और ये कह रहा है वो आइडिया जो है इस वर्ल्ड में नहीं मिलता। मतलब प्लेटो कहता है कि ये जो थ्योरी ऑफ आइडिया है, इसमें ये जो आइडिया है ये इस वर्ल्ड में नहीं मिलता है। वर्ल्ड में मतलब 2 टाइप के वर्ल्ड होते हैं, हमने डिस्कस किया था। एक होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कौन सा होता है, जो रियलिटी इज मैटर, जैसे कि जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, लोभ लुभावन वाली बातें,
और पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है? आइडिया होता है वो, हाँ, रियलिटी होती है, किंगडम ऑफ गॉड होता है, सोल होता है, इंटरनल रीजनिंग होता है, समझ रहे हैं? तो ये होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो आध्यात्म की तरफ जाता है, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो कि भौतिकवाद चीजें होती हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये जो आइडिया है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, मतलब भौतिकवादी वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या होता है? एम्पिरिकल होता है, उसमें आइडिया नहीं होता है। तो इसी ये जो वर्ल्ड के टाइप हैं, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसको हम टू वर्ल्ड थ्योरी भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, अभी पूछ लिया जाए आपसे कभी कि टू वर्ल्ड थ्योरी क्या होता है, तो टू वर्ल्ड थ्योरी होता है कि वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, जैसे कि कैटेगरी में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसे ही हम टू वर्ल्ड थ्योरी कहते हैं, ठीक है। अब जिनके अंदर जो व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, हमने कल पढ़ा था, रीजन पढ़ा था, करेज पढ़ा था, एपिटाइट पढ़ा था। तो जिन व्यक्तियों के अंदर रीजन डोमिनेट करता है वही लोग मेथड ऑफ डायलेक्टिक, जो हमने कल डिस्कस किया था, मेथड ऑफ डायलेक्टिकल लॉजिकल रीजनिंग, उसके जरिए आइडिया तक पहुंच सकते हैं और एक आइडियल स्टेट बन सकता है, ठीक है। तो मैन ऑफ रीजन में हमने डिस्कस किया था, एक होता है मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ और जो है मैन ऑफ सिल्वर, मैन ऑफ कॉपर। तो मिथ ऑफ मेटल हमने जब डिस्कस किया था प्लेटो के बारे में, याद है ना आपको? रिवीजन कर लिया कीजिए पिछला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम देखते हैं कि ये प्लेटो कह रहे हैं कि ये जो आइडिया हम दे रहे हैं वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है। तो फिलोसोफर हैव रीजन, ओनली फिलोसोफर कैन एस्टेब्लिश द आइडियल स्टेट। तो वो ये कह रहा है जो फिलोसोफर होते हैं उनके पास रीजन होता है, क्योंकि वो फिलोसफी स्टडी करके बनते हैं फिलोसोफर, तो उनके पास रीजन होता है, इसलिए जो फिलोसोफर होते हैं वही एक स्टेट को आइडियल स्टेट बना सकते हैं। इसलिए ये सपोर्ट भी करता है कि जो किंग होना चाहिए वो फिलोसोफर होना चाहिए। आगे हम थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेटो शुरू से मानता है कि जो किंग होना चाहिए वो फिलोसोफर होना चाहिए, जिसे फिलोसफी का अनुभव हो, ठीक है। तो दस थ्योरी ऑफ आइडिया ऑल्सो जस्टिफाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ आइडिया जो है फिलोसोफर किंग को सपोर्ट करती है, क्यों? क्योंकि आइडिया की पहचान वही कर सकता है जिसे फिलोसफी का ज्ञान हो। अब देखते हैं बेसिस ऑफ डेवलपिंग थ्योरी ऑफ आइडिया। थ्योरी ऑफ आइडिया डेवलप करने के पीछे कौन सा बेस है? एक है देखिए थ्योरी ऑफ नॉलेज, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थ्योरी ऑफ आइडिया में, क्योंकि देखिए थ्योरी ऑफ नॉलेज में हमने कल डिस्कस किया था कि नॉलेज दो प्रकार की होती है, एक रियल नॉलेज, एक होती है फेक नॉलेज। जब तक रियल नॉलेज होगी नहीं व्यक्ति को तो वो आइडिया कैसे रियल बना पाएगा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज पर डिपेंड करता है ये, और थ्योरी ऑफ सोल पर। अगर उसकी अंतरात्मा ही अंदर से सही नहीं होगी और वो अंदर से इंटरनल रीजनिंग नहीं कर पा रहा है, सही सोच नहीं पा रहा है, थिंकिंग भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर कैसे आइडिया बनेगा, कैसे आइडिया जनरेट होगा, ठीक है। तो जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो दो इन चीजों पर आधारित है, थ्योरी ऑफ नॉलेज और थ्योरी ऑफ सोल, ठीक है। अब है व्हाई टू नो रियलिटी। अब ये पूछ रहा है कोई कि रियलिटी का जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई आपने कह दिया कि नॉलेज दो प्रकार की होती है, एक रियल एक फेक, तो व्यक्ति पूछेंगे ना कि भैया बताओ रियलिटी जानना जरूरी क्यों है? तो वो कहते हैं इट इज नेसेसरी टू लीड अ गुड लाइफ। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो नॉलेज है वो आपको रियल नॉलेज मिले, ना कि फेक नॉलेज। हेंस स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रेडिशन हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रियलिटी। तो जितने भी स्कॉलर्स हैं अलग अलग ट्रेडिशन से जो बिलोंग करते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो जो रियल नॉलेज है उसे ही अंडरस्टैंड करें, उसे ही जानें। तो इन एंशियंट ग्रीस वी फर्स्ट सी फिजिसिस्ट एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमिना फोकसिंग ऑन द फिजिकल वर्ल्ड। लेटर ऑन वी सी द इमर्जेंस ऑफ फिलोसोफर्स who were not satisfied with the understanding with the physical world and who believed that there is another world beyond physical world, no beyond physical world there is known as spiritual world। तो ये कह रहे हैं कि एंशियंट ग्रीस में जो है पहले
फिजिकल फिनोमेना पर विश्वास करते थे, लेकिन उसके बाद कौन इमर्ज होके आया? फिलोसोफर इमर्ज होके आए, जो कि फिजिकल वर्ल्ड पे विश्वास न करके, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर विश्वास न करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर विश्वास करते थे। ठीक है, अब जो प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, सोक्रेटिस, तो उनका रोल क्या था इसमें थ्योरी ऑफ आइडिया में? ठीक है, वैसे तो प्लेटो के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा सोक्रेटिस का, तो थ्योरी ऑफ आइडिया में उनका रोल क्या था? तो इसमें है वी ट्रेस द ओरिजिन ऑफ एथिक्स इन द आइडियाज ऑफ सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस के जो आइडियाज थे वहां पे एथिक्स का जो है हमें जन्म देखने को मिलता है, नैतिकता का जन्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो सोक्रेटिस बिलीव्ड दैट इट इज मोर इंपोर्टेंट टू नो हाउ वी ought to live rather than just knowing how we live। तो जो सोक्रेटिस हैं वो कहते थे कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें हमारी लाइफ जीनी कैसी है, न कि हम जी कैसे रहे हैं उस पर फोकस किया जाए, जबकि हमें फोकस करना है कि हमें जीनी कैसी है और अच्छे से हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, एक गुड लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक हैप्पीनेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज मोर इंपोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड लाइफ रादर देन जस्ट नोइंग व्हाट इज लाइफ। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें यह जानना जरूरी है कि एक अच्छी लाइफ क्या होती है, ना कि सिर्फ ये जानना कि लाइफ क्या होती है। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ी सी एथिकल बातें हैं, फिलोसफिकल बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब इन दिस कंटेस्ट सोक्रेटिस हैज गिवन द थ्योरी ऑफ नॉलेज, हमने कल डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कल वाला तो जरूर देखिएगा, वो 1 घंटे का वीडियो है, बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की गई हैं और एक बेस बनाया गया है जिससे आपको आगे सारे पॉलिटिकल थॉट समझ में आएंगे। ठीक है, तो सोक्रेटिस ने थ्योरी ऑफ नॉलेज दी। सोक्रेटिस हैज सजेस्टेड टू लुक फॉर द थिंग्स विच मे नॉट बी विजिबल टू आइज विच रिक्वायर्स रीजन। और सोक्रेटिस ने सजेस्ट किया कि आप रियल नॉलेज पे विश्वास करें और ऐसी चीजों के बारे में सोचें जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही हैं, और दिखाई तब देंगी वो जब आपके अंदर रीजन डेवलप हो जाएगा, सोचने की शक्ति डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेटो हैज डेवलप्ड हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज ऑन द बेसिस ऑफ सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो सही बात है, सुकरात की जो ज्ञान संबंधी सिद्धांत था उसी के आधार पर प्लेटो ने अपना जो है थ्योरी ऑफ आइडियाज दिया है। ठीक है, अब द नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस इज नॉट द ट्रू नॉलेज। जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है वो ट्रू नॉलेज नहीं है। ट्रू नॉलेज इज ऑफ परमानेंट नेचर। ट्रू नॉलेज तो परमानेंट होती है, इट डज नॉट चेंज, ये बदलती भी नहीं है। और फिजिकल वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस इज अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। और जो फिजिकल वर्ल्ड है वो चेंज होता रहता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आप चलती हुई नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। आप बहती हुई नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। क्यों? एक बार पर आप नहा के निकले तो वो जो नदी थी वो तो आगे बह गई, दोबारा आप नहाने जाओगे तो वो दूसरी नदी है, मतलब फ्लोइंग, चेंजिंग। तो जो फिजिकल वर्ल्ड है वो चेंज होता रहता है, जबकि जो ट्रू नॉलेज है, आइडिया है, वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो नॉलेज अबाउट द थिंग्स विच आर चेंजिंग। अब रीजन की जैसे हमने बात की, तो रीजन हमने क्या कहा, रीजन क्या होता है? पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ ट्रूली थिंकिंग, ये रीजन होता है। ठीक है, हेंस प्लेटो सजेस्ट्स टू गो बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। और प्लेटो कहता है कि भैया फिजिकल वर्ल्ड से परे जाओ, ऊपर जाओ, टू अंडरस्टैंड द इसेंस ऑफ आइडिया, जो कि चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, इट इज अ परमानेंट नेचर, ये परमानेंट होगा, हेंस द नॉलेज ऑफ आइडिया इज परमानेंट। तो अगर आइडिया परमानेंट है तो उस आइडिया से जो नॉलेज मिलेगी वो भी परमानेंट होगी। एग्जाम्पल, देयर आर अ मल्टीपल वेराइटी ऑफ हॉर्सेस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हॉर्स इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव आइडिया ऑफ हॉर्सीनेस। देखिए, ये कह रहे हैं कि अलग अलग वैरायटी के कई सारे घोड़े हैं, लेकिन घोड़ों को समझने के लिए आपको घोड़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडिया,
इनके जो आइडिया हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या फीचर्स है। तो सबसे बड़ी बात, आइडिया परमानेंट नेचर का होता है और आइडिया ही परफेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ द फिजिकल फॉर्म। आइडिया ही परफेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है ऑफ द फिजिकल फॉर्म। देखिए यहां मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको यूपीएससी का आइडिया ही नहीं है, तो आप किस तरह से तो पढ़ाई करोगे, किस तरह से एग्जाम लिखोगे और किस तरह से क्वालिफाई करोगे। अगर आपका आइडिया है आपको, तो या दैट मीन्स आइडिया आपका परमानेंट है, एक बार बन गया फिर आप सारी चीजें अच्छे से कर ले जाओगे। एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए आइसक्रीम बनाते हैं घर पे, हमने आइसक्रीम बनाई होगी फ्रिज में, आइसक्रीम बनाते हैं ना घर पे। तो जो आइसक्रीम बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हिंदी में सांचा कहते हैं, उसमें दूध और काजू किशमिश ये सारी चीजें डालते हैं और फिर उसको हम बंद करके फ्रिज में रख देते हैं। अगले दिन सुबह जो हम निकालते हैं उसमें से आइसक्रीम बनी हुई निकलती है। लेकिन आइसक्रीम बनी कैसे? उस स्ट्रक्चर की वजह से, उस सांचे की वजह से। तो वो जो सांचा है ना आइसक्रीम बनाने का, वो परमानेंट आइडिया है, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये आइसक्रीम ये परमानेंट आइडिया नहीं है, ये फिजिकल वर्ल्ड में है, जो चीजें हैं इसे आप खाओगे खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो सांचा है, एक बार आइडिया आपके पास आ गया तो उस आइडिया से बहुत सारी चीजें आप कर ले जाओगे आगे। तो इसी प्रकार जो सांचा है उससे कई सारी आइसक्रीम आप बना सकते हो, क्योंकि अब जो सांचा है वो एक परमानेंट आइडिया है आइसक्रीम बनाने का। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं हाउ प्लेटो प्रूव्स दैट द आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी। अब देखते हैं कि प्लेटो कैसे प्रूव करता है कि जो आइडिया है वही अल्टीमेट रियलिटी है। प्लेटो जो है प्रूव कैसे करता है कि आइडिया ही सबसे बड़ी रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है। तो इसके लिए एक बड़ी रोचक कहानी, उसका एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है, जिसे हम एलिगोरी ऑफ केव कहते हैं, गुफा की कहानी। समझ रहे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे मैं आपके लिए एक इमेज मैंने इंसर्ट किया था यहाँ पे, उसे देख लेता हूं मैं। हाँ देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा आप। मैं जो है अब देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, देखिए यहां पे ये कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और ये कुछ हाथ में लिए हुए हैं, जिनकी इमेज, इनकी इमेज जो है यहां बन रही है। ठीक है, और यहां ये कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, और ये पीछे जो है रोशनी हो रही है। तो इस रोशनी की वजह से इनकी इमेज यहां दीवार पर बन रही है, और ये जो व्यक्ति बैठे हैं उनको क्या है, ये दीवार पे जो चीजें दिखाई दे रहे हैं ये लोग उसी को रियलिटी समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर बंद है, इनको पता ही नहीं है बाहर की दुनिया क्या है। तो और जब ये इस यहां से निकल के मान लीजिए कोई बाहर आएगा और ये ऊपर आएगा, तब उसको पता लगेगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। ठीक है, तो ये इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। जब ये व्यक्ति, इसमें से कोई व्यक्ति जो कैद है अंदर, वो बाहर निकल आएगा तो उसे पता पड़ेगा, अरे जब मैं अंदर था वो तो फेक नॉलेज है, रियलिटी तो इधर है, और ये तो परछाई मुझे दिखाई जा रही थी, मैं इसे ही रियलिटी समझ रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, जिसे प्लेटो की गुफा और गुफा की रूपक कथा भी कहा जाता है, एक सिद्धांत दर्शाने वाली रूपक कथा है, जिसे यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध रिपब्लिक नामक ग्रंथ में हमारे प्राकृतिक ज्ञान और अज्ञान पर प्रकाश डालने के लिए सम्मिलित किया था, जो एलिगोरी ऑफ केव है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यह कथा प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात और प्लेटो के भाई ग्लाउकोन के बीच हुई बातचीत के रूप में लिखी गई है। ठीक है, इस कथा में सुकरात कहते हैं, सोक्रेटिस, कि कुछ ऐसे लोगों की कल्पना करो जो जीवन भर एक अंधेरी गुफा की किसी दीवारों से जंजीरों के साथ बंधे हैं। ये देख रहे हैं ना आप,
ये बंधे ही तो हैं दीवारों के साथ जंजीरों से, ठीक है। उनके पीछे एक आग जल रही है, आग भी जल रही है, और वे केवल अपने सामने दीवार पर आग की रोशनी देख सकते हैं। अब यह समझो कि उस आग के सामने कुछ चीजें निकलती हैं जिनकी परछाई उस दीवार पर पड़ती है, और वो जो कैदी हैं उनके लिए केवल यह परछाई ही असलियत है, और वे इन्हें ही विश्व की सच्चाई मानकर जीते हैं। प्लेटो ने कहा कि वास्तव में मनुष्यों के लिए दुनिया कुछ ऐसी ही है, और दार्शनिक वह लोग होते हैं, फिलोसोफर वह लोग होते हैं जो उस गुफा की कैद से मुक्त होकर परछाइयों के पीछे की सच्चाई देख पाते हैं, वही होते हैं फिलोसोफर, ठीक है। अब सुकरात ने एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया जिसमें लोगों द्वारा सच्ची असलियत समझे जाने वाले तथ्य वास्तव में केवल भ्रम है। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो भ्रम है, उनके पीछे सच्चाई कुछ और है। उसने ग्लाउकोन से कहा कि वह एक गुफा की कल्पना करे कि मान लीजिए एक गुफा है जिसमें कुछ बंदी, कुछ कैदी बचपन से कैद हैं, और उनके पूरे शरीर और सर गुफा की एक दीवार से कुछ ऐसे जकड़े हुए हैं कि वे बिना सर हिलाए केवल अपने आगे की दीवार ही देख सकते हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ी आग जल रही है जिसके आगे एक चलने की जगह है। इस पर कुछ अन्य लोग अपने सिरों पर अलग अलग आकृतियों वाली वस्तुएं लेकर आगे चलते जा रहे हैं। कैदी इन चीजों के जो परछाई है उसे देखते हैं, और उसके अलावा जीवन भर कुछ नहीं देखते। उन्हें यह परछाइयां ही असली चीजें लगती हैं। गुफा में लोगों के चलने से गूंजती हुई आवाज भी उन्हें इन परछाइयों की सच्ची ध्वनियां देती हैं। इन कैदियों के लिए वही व्यक्ति समझदार और प्रशंसनीय है जो यह बता सके कि अगली आने वाली परछाई कौन सी होगी। समझ पा रहे हैं ना, ये अंधकार में जो फंसे हुए हैं उनके बारे में वर्णन है। अब सुकरात ने कहा कि कल्पना करो कि किसी ऐसे बंदी की बेड़ियां खोल दी जाएं, और मान लो ये जो जंजीरों से जकड़े हुए हैं इनमें से किसी एक व्यक्ति की जंजीरें खोल दी जाएं और उसे घूमकर उसने असली वस्तुएं देखने दिया जाए। यह आदमी उन चीजों को पहचान नहीं पाएगा। मान लीजिए कैद में से वो व्यक्ति ऊपर निकल जाता है जहां उसे सूरज दिखाई देता है, चकाचौंध भरी दुनिया दिखाई देती है, तो यह आदमी उन चीजों को पहचान नहीं पाएगा और अभी भी यह मानेगा कि परछाइयां ही वास्तविकता है और इन चीजों से अधिक असली है। सुकरात ने कहा, अब आगे यह सोच के उस आदमी को आग देखने के लिए विवश किया जाए, क्या वह चकचौंध कर वापस अपने परिचित सायों की तरफ नहीं मुंह मोड़ लेगा? अगर अचानक कोई बाहर आ जाए, सूरज की किरणें पड़े, चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ देखे, तो वो तो डर के भाग जाएगा कि ये क्या है, मैं तो रियलिटी छोड़ आया जो अंदर था, क्योंकि वो उसी को रियलिटी समझ रहा था। ठीक है, अगर उसे बाहर सूरज के प्रकाश में ले जाया जाए तो क्या वह उत्तेजित होकर परछाइयों को सत्य और इन नए दृश्यों को असत्य नहीं ठहराएगा? लेकिन कुछ देर बाद वह मुक्त होने का आदी हो जाएगा, उसे आदत पड़ जाएगी और देखेगा कि सूरज से परछाइयां पड़ती हैं और धीरे धीरे समझने लगेगा कि वह और उसके साथी हमेशा से परछाइयां देखते आए हैं और रोशनी द्वारा वास्तव की चीजों से पड़ती रोशनी, और मतलब हमेशा से परछाइयां देखते आए हैं और जो रोशनी द्वारा वास्तव की चीजों से पड़ती हैं, और वो परछाई किससे बनती है? जो रियलिटी है उसकी रोशनी से बनती हैं वो जो परछाइयां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसे समझ में आता है कि रियल नॉलेज क्या है। अब किसी भी स्थिति में जब कोई शिष्य, सारांश क्या निकलता है, किसी भी स्थिति में जब कोई शिष्य एक श्रेणी का ज्ञान रखता है और उसे गुरु को उससे अच्छी उच्च श्रेणी का ज्ञान देना होता है, तो कभी कभी उस शिष्य का पूरा दृष्टिकोण बदलना होता है। उच्च श्रेणी के दृष्टिकोण से उसे अपना पहले का आभास एक नए प्रकाश में दिखने लगता है और वह एक अधिक गहरी सच्चाई पर पहुंचता है। लेकिन इन ज्ञान के अलग स्तरों से शिष्य और गुरु में समझाने की कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। अक्सर ज्ञान की वर्तमान से अधिक ऊंची श्रेणी पर पहुंचने वाला घबराता है, नए ज्ञान को पहचान नहीं पाता और उस स्तर पर पहुंचना उसके लिए निजी रूप से एक कठिन अनुभव होता है। तो ये हमने एलिगोरी ऑफ केव के बारे में देखा, जिसके थ्रू वो समझाना चाहता है कि रियलिटी क्या है और जिसे आप रियलिटी समझ रहे हो वो रियलिटी नहीं है, वो अंधकार है। ठीक है, जो आपको दिखाया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं
दो द एग्जाम्पल ऑफ द पीपल इनसाइड द केव लुकिंग इट इमेजेस एंड थिंकिंग दैट दीज इमेजेस आर रियल। ठीक है, वही बात है। ही ट्राइज टू शो दैट वॉट वी कंसिडर एज रियल बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, मे नॉट बी रियल बट जस्ट द शैडो ऑफ रियलिटी। तो वो जो हम देख पा रहे हैं वो रियलिटी की एक परछाई है, शैडो ऑफ रियलिटी है। ठीक है, तो सिंस प्लेटो इस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ फिलोसफी ओवर फिजिक्स, तो प्लेटो ने जो है फिजिक्स से बढ़कर फिलोसफी को माना और उसको सिद्ध किया, तो इसलिए इसे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ आइडियाज प्लेटो इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल आइडियलिज्म, और थ्योरी ऑफ आइडिया की वजह से प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म भी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल सर्विस एग्जाम में कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। बिल्कुल सही बात है, जो आइडिया होता है उसकी जो परछाई होती है रियलिटी, जो रियलिटी है वो आइडिया की एक परछाई है। ठीक है, जो दिखाई जाती है। तो अब इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, above स्टेटमेंट टेल्स प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्लेटो रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। प्लेटो के अनुसार जो रियलिटी है वो आइडियाज की शैडो है, परछाई है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी, और प्लेटो के अनुसार जो आइडिया है वही असली रियलिटी है। आइडिया बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ एसेंस बियॉन्ड अपीयरेंस, और जो आइडिया है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिलोंग करता है, न कि फिजिकल वर्ल्ड में, अपीयरेंस वर्ल्ड में। ठीक है, आइडिया इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, और जो आइडिया है वो परफेक्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज का, जैसे कि हमने आइसक्रीम और आइसक्रीम बनाने वाले सांचे का जिक्र किया। ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में चेंज बट आइडिया रिमेन परमानेंट, और ये भी कहता है कि जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, फिजिकल वर्ल्ड है, वो चेंज हो जाएगा लेकिन आइडिया कभी चेंज नहीं होता। हिज थ्योरी ऑफ आइडियाज कम्स फ्रॉम द सोक्रेटिस थ्योरी ऑफ नॉलेज, और इसकी जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज से निकल के आती है। इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश हिज व्यू प्लेटो गिव्स द एलिगोरी ऑफ कैब, और एलिगोरी ऑफ कैब की कहानी सुनाई प्लेटो ने इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस वी कंसिडर द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस फिजिकल वर्ल्ड। जब हम अंधकार में होते हैं तो हमें फिजिकल वर्ल्ड ही अच्छा लगता है रियल की अपेक्षा। अवर सिचुएशन इज द मैन इन कैब विथ हिज बैक टुवर्ड्स सनलाइट एंड हैंड्स टाइड, तो हमारी उस समय जब हम इग्नोरेंस में रहते हैं तो हमारी सिचुएशन ठीक वैसी हो जाती है जैसे गुफा में वो जो जंजीरों से जकड़े हुए कैदी थे, जिन्हें रोशनी की वजह से परछाई दिखाई दे रही थी और उन परछाइयों को वो रियलिटी समझ रहे थे। ठीक है, तो अब यहां पे तो द मैसेज बिहाइंड द अबव स्टेटमेंट्स इज दैट रूलिंग क्लास शुड अंडरस्टैंड दैट फिजिकल वर्ल्ड इज ऑफ टेम्पररी नेचर। तो इस मैसेज के पीछे वो रूलिंग क्लास से कहता है, रूलिंग क्लास के लिए एक मैसेज देता है। रूलिंग क्लास कौन? जो राजगद्दी पर बैठेगा, किंग बनेगा, उनको मैसेज देता है कि फिजिकल वर्ल्ड इज ऑफ टेम्पररी नेचर, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो टेम्पररी होता है, और दे शुड अंडरस्टैंड दैट द मनी इज नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और रूलिंग क्लास को समझना चाहिए कि जो पैसा है वही सोर्स नहीं है हैप्पीनेस का। इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी रादर देन द मैन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, टू कंक्लूड वी कैन से दैट द प्लेटो हैज एस्टैब्लिश्ड द सुपीरियरिटी ऑफ आइडियाज ओवर मैटर, philosophy over physics, and he should be rightly called as a father of political philosophy. We can also see the linkage between theory of ideas and theory of justification of the institution of the philosopher king. तो फिलोसफर किंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो थ्योरी यहीं से निकलती है, क्योंकि वो कहता है फिलोसफर को ही गद्दी पे बैठना होगा। तो उसके लिए भी फिलोसफर किंग कौन होगा, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होंगी, उसकी भी चीजें बताएगा। तो किस में बताएगा? फिलोसफर किंग में बताएगा, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थ्योरी ऑफ आइडियाज। तो गाइज आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ये हमने काफी अच्छे से डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है, और सारी चीजें हमने इसमें जो बुक्स की जो रचनाएं हैं उनके भी मैंने डिस्कस किया है, उनके बारे में, जिनसे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो है इसको वीडियो को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है और समझना है, और एग्जाम्पल देखिए, रियलिटी एग्जाम्पल दीजिए। जब आप आंसर लिखते हैं तो
रियल एग्जाम्पल दीजिए आप, और इजी एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट पर अगर एक बार कमांड हो जाती है आपकी तो आप रिलेट कर ले जाओगे आंसर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब यही मैं कंक्लूड करता हूं कि थ्योरी ऑफ आइडिया के जरिए जो है प्लेटो क्या कहना चाहता है थ्योरी ऑफ आइडिया देने के बाद। तो थ्योरी ऑफ आइडिया के जरिए प्लेटो कहना चाहता है किसको, रूलिंग क्लास को, कि भैया ये मैसेज दे रहा हूं मैं कि पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, बल्कि आइडिया के पीछे भागो जो कि एब्सोल्यूट रियलिटी है। और जब पैसे के पीछे मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे नहीं भागोगे तो करप्शन नहीं होगा, और करप्शन नहीं होगा तो स्टेट आइडियल बन जाएगा, आदर्शवादी बन जाएगा। और यही प्लेटो चाहता है कि एथेंस जो है आइडियल स्टेट बन जाए, तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। तो हमारा भी मकसद पूरा हो गया थ्योरी ऑफ आइडिया डिस्कस करने का। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ आइडिया डिस्कस करने के पीछे प्लेटो वांटेड टू मेक एथेंस अगेन आइडियल स्टेट। सो अगर ऐसा होता है तो करप्शन खत्म होगा, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे लोग नहीं भागेंगे तो करप्शन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा तो स्टेट जो है आइडियल बन जाएगा, और प्लेटो फाइनली यही चाहता है। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।